हमने नंबर सिस्टम के बारे में पूरा जानकारी दे दिया, क्या क्या कैसे बेसिक था, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक, रियल नंबर। इसमें सबसे पहली चीज हमको समझनी है कि कोई नंबर हमारा अगर दिया हुआ तो उसको इरेशनल है कि रेशनल, इस चीज की प्रूफ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक्चुअली हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं उस चीज को आप समझिएगा ध्यान से। हम मान लीजिए दे रहे हैं आपको कि √3 को प्रूव करिए कि इज अ इरेशनल नंबर। अभी हमने बताया, डिस्कस किया इस चीज को कि भाई √3 किस में आता है, इरेशनल नंबर में आता है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, सॉरी रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होगा ना तो रिपीट होगा। तो ये इरेशनल नंबर है, तो ये इसको हम प्रूफ कैसे करें। अब आपको कहेंगे कि हम सर उसको रूट में डेसिमल कन्वर्ट करके प्रूफ करना शुरू कर दें। नहीं, ध्यान दीजिएगा कि आप अगर ऐसे प्रूफ कर लेंगे, क्या पता 25 टर्म के बाद रिपीट हो रहा हो, क्या पता। इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करें, आप डेसिमल कन्वर्ट करना शुरू करेंगे ना, 4 पेज भर डालेंगे, मान लीजिए कि 10 नंबर तक पहुंचे आप 4 पेज में, उसके बाद रिपीट हो रहा हो, तो ये चीज आप उससे क्लियर नहीं कर सकते। कोई ना कोई एक थ्योरी डेवलप करनी पड़ेगी आपको, एक थ्योरेटिकल प्रूफ इसका बताना पड़ेगा कि जिससे हम इस चीज को क्लियर कर पाए कि √3 इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए आपको दो चीज जानना बहुत जरूरी है। एक तो रेशनल नंबर का क्या मतलब होता है, रेशनल नंबर का मतलब क्या हमने बात की है, p/q की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा थोड़ा प्रूफ का टेक्निक पता होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें अगर आप यूज करना सीख गए तो इस चीज को प्रूफ कर लेंगे। तो प्रूफ बहुत लंबा नहीं है, 4 लाइन का प्रूफ होता है, लेकिन कंसेप्ट को और इसके मेथड को जानना जरूरी है, ठीक है। तो हमने अगर हम प्रूफ के मेथड को जाने तो हम 3 मेथड से प्रूफ करते हैं कोई भी चीज, ठीक है। इस चीज को हम ट्रायंगल चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। ट्रायंगल की वीडियो में आप लोग जानते हैं, अगर देखिएगा उसको, ठीक है। और हम इस चीज फिर से उसको रिवाइज करते हैं। प्रूफ का 3 मेथड कौन कौन सा होता है। एक डायरेक्ट डेटा मेथड होता है, ठीक है। आपको जो भी डेटा गिवन होता है उसका यूज करके डायरेक्ट आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मेथड में कुछ हम नई चीज बनाते हैं, नया नंबर लेते हैं, नया कॉन्सेप्ट सोचते हैं कुछ और उसका यूज करते हैं, ठीक है। ये भी हम आपको ज्योमेट्री में ज्यादा यूज होगा, अलजेब्रा में कम यूज से कम, अलजेब्रा और अर्थमेटिक में कम से कम यूज होगा, ठीक है। लेकिन जो एक लास्ट वाला है ये इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा, कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड का देखिए यूज क्या होता है और ये है क्या। एक्चुअली में देखिए क्या है कि अगर हम थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आए, ठीक है, तो अगर हम दो लोग कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, ठीक है, कि भाई कोई कह रहा है कि नहीं भाई 2 + 2 = 4 होता है, और एक आदमी कह रहा है कि नहीं 2 + 2 = 5 होता है, ठीक है। दो लोग इस चीज को अपने आप को कह रहे हैं, ये एक अलग पर्सन कह रहा है, ये अलग पर्सन कह रहा है, ठीक है। अब अगर जो पर्सन ये पढ़ा हुआ है उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम सही हैं, क्या है, हम सही हैं, ठीक है, तो ये कहेगा भाई साहब आप हमको अपने लॉजिक से, जो भी आपको लॉजिक पता है इनसे कहेगा कि आप अपने लॉजिक से हमको गलत प्रूफ करके दिखा दीजिए। आप सही मत करिए, ये सही मत प्रूफ करके दिखाइए, आप हमको गलत प्रूफ करके दिखाइए। इस चीज को मतलब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। या उल्टा इसको कहे कि भाई आप इसको सही करके दिखाइए। तो जो बात कह रहे हैं दोनों वो चीज ना प्रूफ करवाइए, आप उनसे अलग प्रूफ करवाइए, उल्टा प्रूफ करवाइए। तो अगर उल्टा प्रूफ कर पाए तब तो ठीक है भाई, वो बात सही हो जाएगी, नहीं तो फिर जो बात मानी गई तो सही होगी। तो इससे समझिएगा इस चीज को, कंट्राडिक्शन मेथड को। जैसे हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम कह रहे हैं कि स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। हम कह रहे हैं कि दिल्ली इज सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं दिल्ली इज सिचुएटेड इन इंडिया बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली कहां पर है, इंडिया में है। लेकिन अब मान लीजिए प्रॉब्लम ये है कि कोई कह रहा है कि भाई नहीं दिल्ली इंडिया में तो नहीं है, ये तो अमेरिका में है। तो इस चीज को अगर आपको मानना है कि नहीं ये अमेरिका में है कि कहां पर है, इस चीज को आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे आप इस चीज को कहेंगे, कैसा है कि आप कह दीजिए अच्छा दिल्ली अमेरिका में,
ये हमने एक स्टेटमेंट एज्यूम कर लिया, हम ये नहीं प्रूफ करने जा रहे दिल्ली इंडिया में है, हमने ये मान लिया कि दिल्ली अमेरिका में, चलिए ठीक है, दिल्ली अमेरिका में है। तो ऐसे समझिए कि भाई जब हम न्यू दिल्ली इन्हें अमेरिका कह दिए तो अमेरिका की कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, तो अमेरिका की कैपिटल तो कुछ और है, वाशिंगटन है, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई कि नहीं होगी? ये बात गलत हो गई ना, इसका मतलब ये बात गलत हो गई कि ये बात सही हो गई। फिर से समझिएगा इस स्टेटमेंट को, हमको ये प्रूफ करना है कि न्यू दिल्ली इज सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। हम इस चीज को प्रूव ही न करें, इस चीज को प्रूव ही न करें, हम क्या मान ले रहे हैं, गलत चीज मान ले रहे हैं कि नहीं भाई हम न्यू दिल्ली कहां पर है, अमेरिका में है, ठीक है। हम ये मान लिए, हमारा ये जंक्शन हो गया, ठीक है। अब जब हम ये मान लिए कि न्यू दिल्ली अमेरिका में है, तो अगर हमारी बात सही होगी, न्यू दिल्ली वाली अमेरिका वाली बात सही है, तो इसका मतलब कि न्यू दिल्ली अमेरिका की कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल तो है ना, पता है ना कि न्यू दिल्ली कैपिटल है, तो अगर न्यू दिल्ली अमेरिका कैपिटल होनी चाहिए तो भाई वाशिंगटन क्या है वहां का, वाशिंगटन वहां कैपिटल हो गया। इसका मतलब ये वाली बात हमारी गलत है। जब ये वाली बात गलत, सही क्या है, तो ये जो हमने पहले से जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये बात सही है। तो ये हमारा कंट्राडिक्शन मेथड कहता है, ठीक है, कि जो चीज आपको दी गई है उस चीज को आप मत मानिए, उस चीज को सही मत मानिए, आप उसको प्रूव ही मत करिए, आप उसका उल्टा प्रूफ करिए। और वो जो उल्टा प्रूफ करेंगे वो अगर गलत आपने प्रूफ कर दिया, इस चीज को गलत प्रूफ कर दिया, तो जो आपकी पहली वाली सही बात दी कही गई तो सही हो ही जाएगी, उसको नहीं करनी है, ठीक है। तो इस चीज को हम इसको समझेंगे इस पे टॉपिक पे, ठीक है। देखिए अब हमें दिया गया है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम इस चीज को इरेशनल नहीं प्रूफ करने जा रहे हैं कि हमको नहीं पता है √3 इरेशनल है कि क्या है, ठीक है। हम इसके उल्टा मान लेते हैं कि √3 एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर में होगा तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या कह दिया कि न्यू दिल्ली इज सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। हम इसको नहीं प्रूफ कर रहे हैं कि इंडिया में सिचुएटेड है कि नहीं, हमको नहीं पता, ठीक है। हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि न्यू दिल्ली इज सिचुएटेड इन अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या √3 इज इरेशनल नंबर, हम इस चीज को ना प्रूफ करके हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि √3 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो जब √3 को रेशनल नंबर हम प्रूफ करने जा रहे हैं तो √3 को p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा ना, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि ऐसा कोई नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। और p/q की फॉर्म में लिखा जाए और pq क्या हो, को प्राइम नंबर्स हो, ठीक है। तो आते हैं, तो √3 p/q की फॉर्म में है अगर, तो इसमें हम इसको जरा से एक तरफ से इधर स्क्वायर और ये सब चीजें कर लेते हैं, तो स्क्वायर दोनों साइड करें तो 3 हमने क्या मान लिया कि √3 इज रेशनल नंबर, देन √3 इज एक्सप्रेस्ड एज p/q की फॉर्म, ठीक है। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर हमने किया तो 3 p²/q² हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर भेज दें, 3q² p² या थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में इसको लिखें तो p² 3q²। यहाँ तक बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है हमारा, कोई नई चीज नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात यहाँ से शुरू होती है। क्या शुरू होती है? अगर मान लीजिए कंसेप्ट एक, मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि भाई 12 ले लीजिए, 12 का एक फैक्टर है आपके पास 3, 12 का फैक्टर क्या है? 3 है। ध्यान से समझिएगा, 12 का फैक्टर क्या है? 3 है, ठीक है। तो जो ये 3 है, ये जो 3 है ये इसके स्क्वायर का भी फैक्टर होगा। 12 जो स्क्वायर का फैक्टर होगा वो 3 अभी भी होगा, इस चीज का हमेशा ये फॉलो होगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का बेसिक रूल कहता है
वो तो कॉमन सेंस भी समझ सकते हैं, क्योंकि भाई 12 को क्या लिखते हैं 3 into 4 लिखते हैं ना, स्क्वायर जब करेंगे तभी भी तो 3 into 4 ही रहेगा ये, तो 3 तो एक फैक्टर रहना ही रहना है, इसमें स्क्वायर में ये फैक्टर रहना ही रहना है। इसका मतलब कि अगर किसी नंबर का अगर हम फैक्टर है कोई नंबर और उसका स्क्वायर करेंगे तभी भी वो फैक्टर उसका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब 3 दोनों के केस में है, चाहे हम 12 का स्क्वायर कर ले चाहे 12 का कर ले, 3 दोनों का फैक्टर है। वही चीज यहां देखेंगे हम, ठीक है, कि अगर हम ये कह रहे हैं कि p स्क्वायर का फैक्टर है ये, ध्यान समझिएगा, एक्चुअल में 3 ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ना, तो इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो 3 इज द फैक्टर ऑफ इस लाइन को ध्यान से समझना जरूरी है, बहुत टफ लाइन है, ठीक है, थोड़ी सी एडवांस है। क्या लिखा हुआ है ये और यहां से क्या चीज है, क्या कह रहे हैं हम, 12 का एक फैक्टर 3 हमको पता है, ठीक है, 12 का एक फैक्टर हमको 3 पता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 12 का एक फैक्टर 3 है तो 12 स्क्वायर का भी एक फैक्टर 3 होगा, या उल्टा सोचिए, अब उल्टा सोचिए क्योंकि यहाँ पर उल्टा है हमारे पास, उल्टा क्या सोचना है कि अगर 12 स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है, 12 स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है, तो इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ दैट नंबर आल्सो, ठीक है। कि अगर हम कहते हैं कि भाई हम 16 का एक फैक्टर लेते हैं 2, 16 का एक फैक्टर लेते हैं 2, तो 4 का भी एक फैक्टर 2 होना चाहिए, बात समझ में आई, ये चीज कंडीशन कह रही है यहाँ पर। तो उसी तरीके से यहाँ हम कह रहे हैं कि p स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर, इसका मतलब कि जो 3 है ये p स्क्वायर का एक फैक्टर है, जो 3 है p स्क्वायर का एक फैक्टर है, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ से रिलेट करेंगे हम, ठीक है, कैसे रिलेट करेंगे, तो यहाँ से अगर 3 इस फैक्टर ऑफ p स्क्वायर है, इसका मतलब कि 3 is also factor of p, 3 is also factor of p भी होना चाहिए, ये बात यहां से क्लियर हो रही है, ठीक है। अब यहां से अगर 3 is also factor of p बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई p और q तो हमारे को प्राइम नंबर थे ना, इनके बीच तो कोई कॉमन फैक्टर था ही नहीं, लेकिन हमारे पास 3 कहां से आ गया, हमारे पास 3 कहां से आ गया, हमने यहां से तो लेके शुरुआत करके चला हुआ था कि p और q को प्राइम है, ये तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि अगर रेशनल नंबर को p by q की फॉर्म में लिखते हैं तो p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, मतलब उनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होना चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, ये कह के चले थे ना। लेकिन यहाँ हमारे पास 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया ना, इसका मतलब कि ये हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो चेंज हो गया, वहां वो हमारा नंबर बदल गया। इस यहां से हमारा रिजल्ट क्या मिलता है कि दिस इंप्लाइज दैट p एंड q आर नॉन कोप्राइम नंबर्स, p और q नॉन कोप्राइम है, हमने लिया तो ये था लेकिन ये हो गया, इसका मतलब जो भी हमने एजम्पशन लिया हुआ है, जो भी चीज हमने मानी हुई है वो पूरी तरीके से गलत है, हेंस आवर एजम्पशन इज हमने जो एजम्पशन माना हुआ है वो रॉन्ग हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट √3 is irrational, ठीक है। इसमें जो समझने वाली लाइन है वो ये वाली है, ठीक है, और बाकी मेथड के ऊपर है, ठीक है। मेथड कौन सा यूज करना है, कंट्राडिक्शन मेथड यूज करना है आपको, ठीक है, और समझने वाली लाइन ये दोनों लाइन है। इस चीज को फिर से हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं इन दोनों लाइन को, बाकी ये सब तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं, हमने ये एजम्पशन ले लिया कि √3 इक्वल टू p by q स्क्वायर कर लिया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू लेने के बाद हमारा ये दोनों लाइन कैसे आती है, इन दोनों को समझिएगा ध्यान से। हमने कहा कि अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है, ठीक है,
कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है, तो जो फैक्टर है वो उस नंबर का अगर स्क्वायर भी कर देंगे तब भी उसका फैक्टर वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि भाई आपको इरेज कर देते हैं ये ऊपर वाला। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। ठीक है ना, हमने ये कहा भाई कोई एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भाई 9 का फैक्टर 3 है, 9 का एक फैक्टर 3 है, तो 9 का जो स्क्वायर होगा, 9 का जो स्क्वायर होगा उसका भी फैक्टर 3 होगा। बहुत कॉमन सा है। ठीक है, 9 का अगर फैक्टर ऐसे लिख लें, 3 इज द फैक्टर ऑफ 9, देन it must be 3 is also factor of 9 square। ये दोनों स्टेटमेंट समझ लेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं, किसी भी नंबर में सेटिस्फाई करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि भाई ये नंबर क्या होता है, एक्चुअली ये इन दोनों का इनटू होता है ना, n स्क्वायर मतलब इन दोनों का इनटू हुआ। जब एक का फैक्टर है ही है ये, तो दूसरे का तो अपने आप आना है, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। एक जब वही इसका फैक्टर है तो इसका तो आना ही है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सन नहीं है। इसी चीज की स्टेटमेंट को हमने यहाँ लिखा हुआ है, यही जो दोनों स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसी चीज को लिखा हुआ है। अब एक छोटा सा पॉइंट बेसिक में कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि सर यहाँ से ये फैक्टर कैसे 3 को बोल रहे हैं, इस 3 को फैक्टर कैसे बोल रहे हैं, 3 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को हम फिर और थोड़ा सा और इलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी अब कि अगर किसी नंबर का कोई फैक्टर है तो उसकी स्क्वायर का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को कैसे बोल रहे हैं, जो p स्क्वायर इनटू इक्वल टू 3 इनटू q स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम फैक्टर बोलते हैं किसी चीज का ना तो मल्टीप्लिकेशन के ही फॉर्म में होता है। जैसे अगर हम कहते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ 18, अगर हम ये लाइन बोल रहे हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ 18, देन इट मस्ट बी 18 इज एक्सप्रेस्ड एज 2 इनटू समथिंग नंबर। अगर 2 इसका एक फैक्टर है तो 18 को फिक्स है कि किसी नंबर के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 इनटू कुछ 9 हो जाएगा, 18 कुछ और हो सकता है। ठीक है, ये हमको नहीं जानना कि किसकी फॉर्म में लिख रहा है, लेकिन अगर ये 2 फैक्टर है तो इसको हम 2 इनटू कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ लिखा गया है कि अगर p स्क्वायर का ये फैक्टर है तो 3 इनटू हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को और इस चीज को इस तरीके से समझिएगा। तो 3 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, अब जो पुराना वाला हमने यहाँ लिखा हुआ था उसके हिसाब से 3 आल्सो फैक्टर ऑफ p, देन p एंड q आर नॉन कोप्राइम, क्योंकि यहाँ कंडीशन ही हमारे पास पहले से हमने मान रखा है, ये मिला के तो ये हमारा एजम्पशन राउंड हो गया। इस तरीके से ये रेशनल हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो फिर से रिवाइज करिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि ये √3 कैसे इरेशनल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं HCF LCM पे। HCF क्लास 6 से हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्लास 6 के सिलेबस में है ये। ठीक है, और आपको 10th में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्या इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। ध्यान दीजिए क्या जरूरत है इसकी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का ये तीनों वर्ड का मीनिंग जान जाएंगे ना, HCF समझ गया। ठीक है, एक तरफ समझते हैं। पहले हम सारे नंबर, जितने भी नंबर का आपको HCF कहा जाएगा उसके सारे फैक्टर लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, ऑल फैक्टर्स लिख लीजिए, जो भी नंबर दिया गया। जैसे यहाँ पर हम एक नंबर का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको 48 और 36 का आपको ये निकालना है, 48 और 36 का आपको HCF निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सारे फैक्टर लिख जाते हैं। तो इसके सारे फैक्टर देखें तो 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से है, 9 से है, 12 से, और 12 के बाद 18 से एंड 36 itself। ठीक है, तो इतने नंबर
ये फैक्ट इसके फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से, 36 से, ठीक है। इसी तरीके से 48 को देखते हैं तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड देन 48, ठीक है। तो ऑल फैक्टर की बात हमने कर ली, दोनों नंबर के ऑल फैक्टर की बात हो गई। अब इसके बाद आता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में प्रेजेंट हो, जितने भी नंबर दिए गए हैं सब में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो कॉमन की बात कर रहे हैं, तो कॉमन देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, बस और कोई नहीं दिख रहा होगा। 16 नहीं है, 24 नहीं, 48 नहीं है, 18 है, 36 है, 89 है, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर आ गए। कॉमन फैक्टर को अगर हम लिखें, कॉमन फैक्टर क्या होता है, इससे हाईएस्ट नहीं बनेगा, तो कॉमन फैक्टर को अगर लिख लें तो 1 2 3 4 6 एंड 12, यहां तक का काम हमारा हो गया, ठीक है। अब हम भाई हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या है, 12 आया, तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा जो हो गया, दैट इज 12 इस केस के लिए। तो इस चीज का सेंस यहां समझिएगा, फैक्टर मतलब ये, कॉमन मतलब ये, हाईएस्ट मतलब, ठीक है। तो ये चीज हो गया। लेकिन ये मेथड जो होता है ना निकालने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई आपको यहाँ जो छोटे नंबर थे आपने ये फैक्टर लिख लिया, लेकिन बड़े नंबर हो गए, 2000 हो गया, 5000 हो गया, 8000 हो गया, तो इसके ये फैक्टर लिखने में सारे बहुत हेक्टिक जा हो जाता है। तो उसके लिए फिर हमारे पास आया एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो निकालने का मेथड हो, ध्यान दीजिएगा, कांसेप्ट इसका यही है, रूल जो इसका कहता है वो यही है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं भाई एडिशन करने का जो रूल होता है वो यही रूल कहता है कि 2 3 और 4 6 है अगर, तो हमको इसको पहले ऐड करना है, फिर जो नंबर आएगा और उसके कारण फिर इसको ऐड करना होता है, रूल तो यही कहता है, ठीक है। लेकिन रूल से हमको जब हम बड़े भाई अगर थोड़ा एडवांस हो जाते हैं तो रूल हिसाब से चलेंगे तो फिर ज्यादा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन करना। तो इसको हम क्या करते हैं भाई, इजीली कर लेते हैं। इसमें 23 और 46 है, इसको हम 20 मान लिए, इसको 40 मान लिए, 46 20 60 हो गया और 63 9 हो गया। तो तमाम तरीके से शॉर्टकट सीखते रहते हैं। उसी तरीके से एचसीएफ निकालने का मेथड एक डेवलप किया गया, एक क्या दो और मेथड डेवलप किए गए, ठीक है। तो एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, मान लीजिए हमने वैसे नंबर को ले लेते 36 और 48, ठीक है। प्राइम नंबर हमने बताया था कि जो 1 और सेल्फ से हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा 2 into 2 into 3 into 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। कैसे, 2 2 जा 4 3 जा 9 3 जा 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, तो ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। जैसे कि 48 का देखें तो 2 into 2 into 2 ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, तो ये इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अब ये करते कैसे हैं, ये हमने यहाँ लिख दिया भाई, तो दिमाग लगाओ कैसे करते हैं, इसको करने का तरीका कैसे होता है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग करते हैं, इसलिए नई चीज नहीं है। 2 लिखिए यहाँ 18, 2 लिखिए 9 3 3 1, ठीक है। सब लोग करते हैं, 9 10 पे आने के बाद सब लोग ये जानते हैं, इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम, फिर वही चीज कॉमन चीज देखनी है, ठीक है। और कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 2 3 दैट इज 12, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा एचसीएफ आ जाता है, ठीक है। एक और मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जो लार्जेस्ट नंबर होता है ना उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवीजन कर देते हैं,
इस मेथड को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस मेथड को बहुत ध्यान से समझना है। क्यों समझना है थोड़ी देर बाद क्लियर होगा। 36 1 जा होगा ये माइनस ये, क्योंकि देखिए ये आप लोग करते हैं बस सिर्फ क्लास में, अगर इससे जो पहले सबसे पहले पढ़ाया गया होगा तभी ये मेथड सिखा दिया जाता है आपको निकालने के लिए, लेकिन इसका क्यों यूज करते हैं वो अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो 36 हो गया, कितना हो जाएगा 12, 36 3 जा 0। तो ये हम कहते हैं कि ये हमारा एचसीएफ आता है। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ आता है। एक और नंबर ले लेते हैं, 48 है ना, तो 24 कर लेते हैं, नहीं 24 नहीं 8 कर लीजिए। 48 और 8 का आपको निकालना मान लीजिए। फोर्टी 42 और 8 का आपको निकालना है, क्या हो जाएगा 8 5 जा, ठीक है जी। तो ये हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। ये डिवीजन मेथड आप लोग एचसीएफ जानते हैं, ठीक है। इस प्रोसीजर को दिमाग में रन कराते रहिएगा, जब आगे हम पूछेंगे कि हाँ ये डिवीजन मेथड कैसे था तो आपको वहां प्रॉब्लम ना आ पाए, ठीक है। तो ये हमारा एचसीएफ का कांसेप्ट हो गया। अगला होता है एलसीएम।